चैप्टर नंबर 6 के जो अगला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। जीव प्रक्रम में क्या क्या होता है, जैसे कि होता है श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन एवं परिवहन। तो हमने पहला पढ़ा था पोषण। अब पोषण में हमने पढ़ा था स्वपोषी एवं विषमपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, तो स्वयं ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे ये सभी पेड़ पौधे किसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। साथ में हमने पढ़ा था कि स्वपोषी विषमपोषी। विषमपोषी मतलब जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। विषम पोषण मतलब तो दूसरों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं। जैसे हो इसके टाइप्स बताए थे मैंने आपको, जैसे होते हैं शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब शाकाहारी के बारे में बता, शाकाहारी जो सिर्फ हरे पौधों को ही ग्रहण करते हैं, हरे पौधे एवं जो हरी सब्जियां ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी। मांसाहारी जो मांस यानी कि जो सड़े गले मांस जीव जंतुओं खाते हैं वो होते हैं मांसाहारी। और सर्वाहारी यानी कि जो हरे पौधे एवं जो मांस और जो सड़े गले पदार्थों को भी ग्रहण करते होते हैं मांसाहारी। अब इसके बाद होता है एक और होता है पाचन। एक आपके बुक में दे रखा है पाचन में विषम पोषण में ही पाचन में आपको दे रखा है। एक तो हम जीवों अपना पोषण कैसे करते हैं और मनुष्यों में पोषण। तो जीवों का जो पोषण है उसमें दे रखा है अमीबा का पोषण। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीबा अपना पोषण किस प्रकार से ग्रहण करता है। तो एकदम उसको हम कह सकते हैं कि अमीबा भी जो का पोषण जो है, अमीबा का जो पाचन है वो मनुष्य के द्वारा ही होता है। वो भी अपना भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, उसके शरीर के अंदर ही पाचन क्रिया होती है। देखिए किस प्रकार से हम इसको समझते हैं। ये आपकी बुक में दे रखा है अमीबा। इस प्रकार से जो डायग्राम बना हुआ है, एक अमीबा का डायग्राम बना हुआ है, जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसको पढ़ते हैं हम। क्योंकि भोजन और उसके अंतर ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन भी भिन्न, मतलब हर जीव का जो पाचन है वह भिन्न भिन्न तरीके से होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें अमीबा को उदाहरण दे रखा है। अमीबा एक कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। अब जैसे इस प्रकार से आपको डायग्राम बना हुआ है। देखिए सबसे पहले इसमें जैसे इस प्रकार से ये है एक अमीबा और ये इसका क्या होता है केंद्रक। क्या होगा, केंद्रक। यहाँ पे समझो उसका मुख्य हुआ है। अब यहाँ पे इसका सेकेंड डायग्राम में बना हुआ है। जैसे यहाँ पे इसका क्या है खाद्य कण है, ये इसको ग्रहण करना चाह रहा है। तो जैसे जैसे ये नजदीक आएगा तो खाद्य कण इसको ग्रहण करेगा। यहाँ पे ये खाद्य जैसे ही खाद्य कण को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाएगा। जैसे खाद्य ग्रहण करने के बाद शरीर के अंदर जाने के बाद वो छोटे छोटे कणों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम बना हुआ है। ये इसमें इसको अंदर जाने के बाद बोलेंगे खाद्य कण, खाद्य कण। और इसके बाद इसमें छोटे छोटे कणों में वह विभक्त हो जाएगा। देखिए यह प्रवर्धक भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिया बनाते हैं। खाद्य रिक्तिया मतलब छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है वो। खाद्य रिक्तिया के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में करता है। जटिल पदार्थ मतलब जो खाद्य ग्रहण करने के बाद
जो एकदम कठोर होते हैं उसको सरल मतलब लचीला एवं पचाने योग्य उसको बना देता है। सरल पदार्थों में क्या जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह द्वारा गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब इसका जो बचा हुआ जितनी इसकी आवश्यकता होती है वो ग्रहण कर लेता है और जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है निष्कासित कर देता है, मतलब बाहर निष्कासित कर देता है। पैरामीशिया भी एक कोशिकीय जीव है। कौन सा एक तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक होता है पैरामीशिया एक कोशिकीय जीव। इसी कोशिका एक निश्चित आकार होता है और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान को पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचाता है जो कोशिका की पूरी तरह सतह को ढके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अमीबा का एग्जाम्पल दे रखा था। अमीबा अपना भोजन किस प्रकार करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर वो अपने खाद्य पदार्थों को क्या करता है ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद ये क्या होता है छोटे छोटे खाद्य पदार्थों में विभक्त हो जाता है, छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, और विभक्त होने के बाद जो ये भोजन को क्या करता है जटिल पदार्थों से जटिल से सरल की ओर उसको क्या करते हैं जटिल पदार्थ शरीर को विभक्त करते हैं और जो इसके शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ है वो उसको ग्रहण करता है और जो आवश्यक पदार्थ नहीं है वो उसको शरीर के बाहर निष्कासित कर देता है। तो यह है आपका अमीबा का पाचन। अब हम पढ़ेंगे हमारे शरीर में मनुष्य का पाचन किस प्रकार से होता है। देखिए आपको इसमें डायग्राम भी बना रखा है मनुष्य का पाचन। सबसे पहले एक डायग्राम बना रखा है मैंने। पाचन का अर्थ होता है कि हमें पाचन का अर्थ होता है जो हमारे शरीर में जल में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं जो कठोर पदार्थ होते हैं जो आसानी से पचते नहीं है। तो जो जटिल पदार्थ को क्या करना है सरल पदार्थों में विघटित करना है, मतलब जो जल में घुलनशील नहीं है उनको क्या करना है घुलनशील में बदलना है और उनका अवशोषण करना है। तो पाचन का अर्थ क्या है जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना जिसमें रुधिर में मिलकर सारे भाग में पहुंच जाए, यही पाचन कहलाता है। मतलब जो क्या होगा कठोर होते हैं जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं उनको क्या करना है घुलनशील करना है। घुलनशील होने पर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं और हमारे शरीर के जो रक्त हैं उनमें मिल जाता है। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं हम पाचन करते हैं। अब पाचन किस प्रकार से होता है जैसे आपको डायग्राम बनाकर पाचन। अब पाचन हमारे शरीर में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है मुख से, मुंह से होता है। तो ये आपका क्या होगा मुंह होगा। ठीक है, मुंह के बाद हमारे शरीर में क्या होती है जीभ। मुख को हम मुख गुहा भी कह सकते हैं। मुख गुहा के बाद होती है जीभ के बाद होती है ये जो होगी ये होती है ग्रसिका। मतलब जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में क्या जाता है ग्रसिका, यानी कि इस प्रकार से इस नली के द्वारा हमारे शरीर में भोजन अंदर जाता है। और यहाँ से कहा जाता है आमाशय यानी कि ये हमारा क्या है पेट है, ये हमारा पेट आमाशय। और ये जो होगा ये होगी आपकी बड़ी आंत। आमाशय के बाद क्या होगी ये हो बड़ी आंत, इसको हम क्या बोलते हैं बृहदांत्र यानी खोलांग भी कह सकते हैं। और ये जो अंदर वाला होगा अंदर ये होती है छोटी आंत यानी कि शुद्रांत। क्या होगी शुद्रांत। और ये होगा आपका डायफ्राम, यहाँ पे ये पित्ताशय होगा। ठीक है, ये होगा आपके लिए यकृत, ये आपके लिए अग्नाशय, ये होगा परिशेखिका और ये होगा आपका गुदा। अब देखिए ये आपको सभी बुक में आपको अच्छे से दिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण कहाँ से करते हैं मुख से करते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा में अपना भोजन जाता है। तो मुख गुहा में क्या होता है पहले इसको पढ़ते हैं। मनुष्य में पोषण आहार नाल में मूल रूप से मुंह से गुदा तक विशालित एक लंबी नली होती है, विस्तरित एक लंबी नली है। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। देखिए
यहाँ पे मुंह से लेके गुदा तक एक विशेष प्रकार की लंबी लंबी एक नली है, ठीक है। अब इस यहाँ से यहाँ तक विभिन्न प्रकार के इसमें हमारे शरीर में अंग है। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करेंगे। देखिए, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना पड़ता है। मतलब हम जो भी भोजन करते हैं वह सभी इसी नली से होकर गुजरते हैं। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिसमें वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। देखिए, हम कभी भी कितना भी कभी ज़्यादा खा लेते हैं कभी, तो क्या होगा, तो भी वो हमारे इसी नली से बिल्कुल इस प्रकार से, तो कितना भी हम खाएं वो इसी नली से होकर गुजरता है। तो उसमें क्या होता है, जिसमें वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम दांतों से उस भोजन को छोटे छोटे कणों में विभक्त करते हैं। और एक हमारे मुंह में होती है लाल ग्रंथि। क्या होगी? लाल ग्रंथि। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो उस लाल के द्वारा वो भोजन क्या करता है, चिकना कर देता है। चिकना होने के कारण वो इस नली की आसानी से हमारे आमाशय में आ जाता है, क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है। गीला किससे होता है? लाल ग्रंथि के द्वारा होता है। लाल ग्रंथि के द्वारा भोजन लचीला हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आहार, देखिए, हमें इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है अतः भोजन को गीला किया जाता है। गीला लाल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई भी पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ देखते हैं। हम कोई भी खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं, यह एक लाल ग्रंथि से निकला हुआ एक रस है, ठीक है। जो हमारे मुंह में पानी आता है वो रस नहीं होता, ये लाल ग्रंथि से निकला हुआ एक रस होता है, जिसे हम क्या करते हैं, लाल रस या लाल कहते हैं। जिसे भोजन को हम खाते ही उसका दूसरा पहलू उसका जटिल रचना है। यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो उसे छोटे छोटे कणों में खंडित करना होगा। अगर हम उसको हमारे आहार नाल के द्वारा इसको आमाशय में जाना है तो जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको हमें छोटे छोटे कणों में विभक्त करना होता है, जो हम दांतों और जो लाल ग्रंथि है उसके द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम भी कहते हैं। लाल में भी एक एंजाइम होता है जिसे हम लाल एमिलेस कहते हैं, ठीक है। किसमें होता है एंजाइम? एंजाइम किसमें होता है? लाल ग्रंथि में होता है, ठीक है। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है और भोजन को चबाने के दौरान पेशी जिह्वा भोजन को लाल के साथ पूरी तरह मिला देता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो दांतों द्वारा हम छोटे छोटे कणों में विभक्त करते हैं और हमारे मुंह में जो लाल ग्रंथि होती है उन्हें जिह्वा और लाल ग्रंथि द्वारा उससे क्या कर देता है, एकदम पूरी तरह मिलाकर चिकना कर देता है और हम उसको निगल कर हमारे आमाशय में ले आ जाते हैं। आमाशय यानी कि हमारे पेट में। आहार नली के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से गति उसकी सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। मतलब ये जो हम कर रहे हैं पूरे भोजन नली में इसका उपयोग होता है। अब मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। भोजन ग्रसिका, ये जो मुंह से हम ये जो नली है इसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं। तो मुंह से यहाँ तक भोजन किसके द्वारा ले जाता है, ग्रसिका द्वारा ले जाता है, ग्रसिका नली, या फिर इसको बोलते हैं इसोफेगस द्वारा ले जाता है। आमाशय एक बृहद अंग है। बृहद आमाशय यानी कि हमारा पेट, जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन के अन्य पाचन रसों को के साथ मिश्रित करने में सहायक। अब इसके अंदर भी कुछ अम्ल होते हैं, वो हमारे जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें इसमें मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित अब इसमें एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। किसमें? आमाशय के अंदर। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि, इसमें होती है एक जठर ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन एवं श्लेष्मा का श्रावण करते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम होता है। अम्ल जैसे हमने पढ़ा था अम्ल क्षार, तो क्या होता है इसमें अम्लीय माध्यम होता है। ठीक है, जो पेप्साइड एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? देखिए हमने अम्ल और क्षार पढ़ा था, तो अम्ल क्या होता है? देखिए कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल की रक्षा करते हैं, जिसमें हमें बहुधा वयस्कों में एसिडिटी और की शिकायत करते सुना होगा। क्या इसका संबंध, जिसके कारण कि आपने देखा होगा कि ज़्यादा खाने से क्या होता है, एसिडिटी होता है, तो वो इसी कारण से होता है। ठीक है, अब आमाशय के बाद क्या होता है? आमाशय में भोजन एक शूद्रास से प्रभावित होगा। शूद्रास मतलब छोटी आंत में, ये आपकी आमाशय से कहा जाती है छोटी आंत। ये हमारा जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं शूद्रांश या छोटी आंत। आम देखिए सबसे ले मुख गुहा से ग्रसिका से होते हुए कहा जाती है वो हमारे आमाशय में। आमाशय से कहा जाती है शूद्रास में छोटी आंत में। आमाशय से भोजन अब शूद्रास में प्रवेश करता है। यह अवरोधन पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। शूद्रास आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, मतलब जो छोटी आंत होती है वो सबसे बड़ा वाला भाग होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहत स्थान में अवस्थित है, मतलब अधिक बड़ी होने कुंडली होती है, मतलब कुंडली मतलब इस प्रकार से घुमावदार होने के कारण यह हमें छोटे स्थान पर होने अत्यधिक होने के कारण यह सहत स्थान पर अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में शूद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का शरीर पचाने के लिए लंबी शूद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस पचाने वाले सरल के लिए मांस का पाचन सरल है। अतः बाघ जैसे मांसाहारी शूद्रांत छोटी, मतलब जो जिस प्रकार से भोजन करते थे मांसाहारी के लिए जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई छोटी होती है, और जो शाकाहारी होती है उसकी जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी लंबी होती है। अब शूद्रांश में भी जिसमें इस प्रकार की जठर ग्रंथि होती है, इसमें अम्ल होते हैं आमाशय में, इसी प्रकार इसमें भी कुछ एसिड होते हैं। देखिए शूद्रांत यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। इस छोटी आंत में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, अब उसमें क्या होता है, कोई कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, वसा, ये सब कौन ग्रहण कर लेता है? छोटी आदमी की शूद्रांत ग्रहण कर लेते हैं। इस कार्य के लिए वह यकृत और अग्नाशय का श्रावण प्राप्त करती है। इसकी सहायता कौन करता है? यकृत और अग्नाशय। जैसे कि ये वाला ये आपका यकृत है और ये यहाँ पर अग्नाशय है। ठीक है, अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशय एंजाइम की प्रक्रिया के उसे क्षारीय बना देता है। जिससे अभी पढ़ा हमने कि जो आमाशय में भोजन ग्रहण करते हैं यानी पेट में, तो वो क्या होता है? अम्ल होता है उसमें। तो वो छोटी आंत में पहुँचने के साथ उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन करता है, तो उसकी सहायता कौन कर, उसमें किसमें होता है? यकृत और अग्नाशय साथ करता है। तो उसमें क्या होता है? आमाशय जो अम्ल होता है वो उसको क्षारीय में परिवर्तन कर देता है। लिखा हुआ देखिए, आमाशय में आने वाले भोजन अम्लीय है और अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बना देता है। यकृत में स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। शूद्रांत में वसा बड़ी गोलकी के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। देखिए आपको यहाँ देखते हैं, यहाँ से क्या जाता है? छोटी आंत यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन कर लेता है, और शूद्रांत से कहा जाता है यहाँ से आप बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र कोलान में जाता है। छोटी आंत से बृहदांत्र कोलान में जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? देखिए पाचन भोजन के आंत्र भित्ति अवशोषित कर लेती है। शूद्रांत के आंतरिक स्तर में अनेक अंगुलियां जैसे प्रवर्धक होती है, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। अब यहाँ पे भी बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स यानी कि अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ग्रहण करने के बाद बड़ी आंत में जो हमारे शरीर को आवश्यक है वो भोजन ग्रहण करता है, और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है वो गुदा के द्वारा हमारे शरीर को बाहर निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या था? हमारा शरीर का पाचन तंत्र था। देखिए इसके पहले हमने अमीबा का पढ़ा। अब ये देखिए पाचन में क्या होता है? सबसे पहले मुख गुहा होता है। मुख गुहा में क्या होता है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो दांतों द्वारा वो छोटे छोटे कणों में विभक्त होते हैं, और जीवा और लाल ग्रंथि द्वारा उसको
चिकना बना के वृश्चिक का नली द्वारा कहाँ पहुँचा जाता है, आमाशय में। आमाशय में क्या होता है, आमाशय को हम जठर ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जठर ग्रंथि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे प्रोटीन पेप्सिन आदि एवं अम्ल, इनके द्वारा भोजन का श्लेष्मा एवं श्रावण सभी भोजन सभी यहाँ जो आवश्यक होते हैं वहाँ ग्रहण होने के बाद वह हमारा आता है शूद्रांत यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूर्ण रूप से पाचन क्रिया होती है और इसमें यकृत और अग्नाशय का इसका श्रावण प्राप्त होता है। ठीक है। और यहाँ जो हमने आमाशय से जो एसिटिक अम्ल आ जाता है वो उसको क्षारीय में परिवर्तित कर देता है और फिर छोटी आंत से हमारा भोजन कहा जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जो आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जटिल होते हैं उसको ग्रहण करके जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उन्हें क्या कर देते हैं, बाहर गुदा के द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यह हमारा मनुष्य का पाचन था और इसके पहले हमने पढ़ा अमीबा में पाचन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अब हमारा इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य में श्वसन, उस सजन 2 टॉपिक और है और एक है परिवहन। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।